अब तक हम सभी जानते हैं कि यूक्रेन वाइल्ड बेरीज का क्या हाल कर रहा है। अमेज़न के रूसी समकक्ष को लगातार ड्रोन हमलों ने तबाह कर दिया है, जिससे गोदाम और लॉजिस्टिक हब नष्ट हो गए हैं और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। यूक्रेन के लिए यह बड़ी बात है, लेकिन वाइल्ड बेरीज के मुख्य प्रतिद्वंदी ओजोन के लिए भी यह बेहद खुशी की बात है। रूस भर में ओजोन के दफ्तरों में अधिकारी खुशी से अपने हाथ मल रहे होंगे कि आखिरकार रूस के ई कॉमर्स सेक्टर में प्रमुख खिलाड़ी बनने का मौका मिल गया है। यूक्रेन कभी भी सिर्फ वाइल्ड बेरीज पर रुकने वाला नहीं था। जो तबाही मचाई गई है, उसके बाद अब ध्यान वाइल्ड बेरीज के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पर चला गया है। यूक्रेन ने ओजोन के जरिए रूस में बड़ा सुराख कर दिया है और अब रूस एक बार फिर सोवियत युग की लॉजिस्टिक्स में लौट रहा है, क्योंकि उसकी एक और बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बंद हो गई है। 24 अगस्त को कीव इंडिपेंडेंट ने रिपोर्ट किया कि यूक्रेन ने ओजोन के गोदामों पर लगातार 3 रात हमले किए हैं, जिससे कंपनी की कई सुविधाएं आग की लपटों में घिर गई हैं। सिर्फ 24 अगस्त को ही यूक्रेन ने ओजोन की 3 साइटों पर हमला किया, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। साथ ही कब्जे वाले क्रीमिया में भी सुविधाओं पर हमले किए। ओजोन के मालिकों को अपने मुख्य प्रतिद्वंदी के जलकर खाक हो जाने पर जो भी खुशी मिली होगी, वो अब गायब हो गई है। अब ओजोन को वाइल्ड बेरीज वाली दवा चखनी पड़ रही है और वो जल्दी ही समझ रहा है कि ये दवा कितनी कड़वी है। जैसा कि हमने बताया, 3 दिनों तक हमले हुए, तो चलिए ओजोन की इस तबाही की शुरुआत से शुरू करते हैं। 22 अगस्त को यूक्रेन ने रूस में कई हमले किए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण हमला समारा में ओजोन के लॉजिस्टिक्स सेंटर पर सीधा वार था। ओजोन ने खुद बहुत जल्दी इस घटना की पुष्टि कर दी थी। एक टेलीग्राम पोस्ट में कंपनी ने कहा, आज समारा क्षेत्र में ओजोन के लॉजिस्टिक्स सेंटर पर यूएवी हमला हुआ है। हमले के परिणाम स्वरूप गोदाम में आग लग गई। सभी सिस्टम सामान्य रूप से काम कर रहे थे और हमने कुछ ही मिनटों में 500 से अधिक कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया। दुर्भाग्यवश कुछ लोग हताहत हुए हैं। हम निश्चित रूप से उन्हें सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। आग के अलावा आपातकालीन उपाय लागू किए गए। गोदाम से आने जाने वाली डिलीवरी रद्द कर दी गई और ओजोन ने कीमती सामानों को आग से बचाने के लिए उन्हें दूसरी जगह भेजने की पूरी कोशिश की। ओजोन ने अपनी पोस्ट में दावा किया कि जिन ग्राहकों का सामान खो गया है, उन्हें भी रिफंड किया जाएगा। यह वाइल्ड बेरीज की पेशकश से बेहतर है। शुरुआत में उसने ग्राहकों और विक्रेताओं से कहा था कि उन्हें एक पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। भारी सार्वजनिक विरोध के चलते आखिरकार उन्हें पीछे हटना पड़ा और रिफंड का वादा करना पड़ा। दावों की भारी तादाद जमा होती जा रही है, इसलिए उन भुगतानों में भारी देरी होगी, बशर्ते सिस्टम काम ही करे। यह अजीब तरह से मजेदार है कि ओजोन अपने एक केंद्र पर ड्रोन हमले का इस्तेमाल अपने मुख्य प्रतिद्वंदी के खिलाफ अंक बटोरने के लिए कर रहा है, लेकिन समारा में हुए नुकसान की भयावहता देखने के बाद रूस में कोई भी नहीं हंसेगा। वीडियो फुटेज पहले ही सामने आ चुकी है, जिसमें वॉल ट्रांसलेटेड ने एक्स पर एक संकलन साझा किया है। इन वीडियो में हम देखते हैं कि एक यूक्रेनी ड्रोन पहले से जल रही समारा वेयरहाउस में उतरता है। एक रूसी गवाह ने स्थिति को पूरी तरह से बयान करते हुए बस इतना कहा, ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। अधिक फुटेज स्पेशल केयर सन केट अकाउंट से आती है, जिसमें फिर से दिखाया गया है कि समारा फैसिलिटी के पूरे हिस्से से भारी आग और धुआं उठ रहा है। हाँ, वहाँ कुछ भी नहीं बचा है, हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं, क्योंकि 10 घंटे तक आग भड़कने के बाद समारा में ओजोन फैसिलिटी पूरी तरह से नष्ट हो गई है, जैसा कि JNKV रिपोर्ट करते हैं। और इसके साथ ही बहुत सारा पैसा और हजारों नौकरियां भी चली गई। जिस फैसिलिटी पर यूक्रेन ने हमला किया था, वह अक्टूबर 2022 में खोली गई थी। यह लगभग 75,000 वर्ग मीटर में फैली हुई थी। हालांकि बाद के वर्षों में इसे बढ़ाकर 1,35,000 वर्ग मीटर तक किया गया हो सकता है और इसे बनाने में लगभग $120 मिलियन खर्च हुए थे। सिर्फ मरम्मत की लागत ही, अगर ओजोन इसे वहन कर सकता है, तो लगभग $84 मिलियन तक पहुंच सकती है। और अब जब यह गोदाम पूरी तरह जलकर खाक हो गया है, तो इसके साथ ही 6,000 नौकरियां भी खत्म हो गई हैं, जिससे रूस को और अधिक आर्थिक नुकसान हुआ है। ये ओजोन लेयर में यूक्रेन द्वारा किया गया एकमात्र छेद था। ये जश्न मनाने की वजह हो सकती थी, लेकिन इससे भी ज्यादा था, बहुत ज्यादा। दोहरी उपयोग वाली वस्तुओं के भंडारण केंद्रों पर व्यवस्थित हमले दुश्मन के लिए काम करना और भी मुश्किल बना रहे हैं और रूस की समग्र अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। 22 अगस्त के हमलों के बाद यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने यह घोषणा की। अगले ही दिन 23 अगस्त को यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटरों ने अपना निशाना ओरेनबर्ग में स्थित ओजोन वेयरहाउस की ओर मोड़ दिया। कीव इंडिपेंडेंट का कहना है कि ये ओजोन पर यूक्रेन का कुल मिलाकर दूसरा हमला था। हालांकि ये पूरी तरह से सच नहीं हो सकता। 31 जुलाई को यूनाइटेड 24 मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि यूक्रेन ने तातारस्तान गणराज्य में ओजोन लॉजिस्टिक्स सेंटर पर हमला किया था, लेकिन ये दूसरा हमला था या तीसरा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो बात मायने रखती है, खासकर ओजोन उसके विक्रेताओं और उसके ग्राहकों के लिए, वह यह है कि 23 अगस्त को उसका एक और गोदाम जल गया। इस बार हम सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आग ही नहीं देखते,
हम वो पल भी देखते हैं जब यूक्रेन के पहले ड्रोन ने अपने लक्ष्य से टकराया। वॉर ट्रांसलेटेड एक्स अकाउंट द्वारा साझा किए गए 9 सेकंड के एक क्लिप में हम देखते हैं कि एक यूक्रेनी ड्रोन नीचे आता है और उस सुविधा की छत से टकरा जाता है। हमला रिकॉर्ड कर रहे गवाह के मुंह से सिर्फ फक ही निकला। लेकिन जब आप वो वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ अजीब सा महसूस हो सकता है। नहीं, मैं उन दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहा जो ऐसे खड़े हैं जैसे वे किसी छोटे एयर शो में ड्रोन हमला देख रहे हो। देखिए और सुनिए, क्या आपको कहीं भी एयर डिफेंस का कोई संकेत दिखता या सुनाई देता है? इस वेयरहाउस की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे रूस ने यूक्रेन के वाइल्ड बेरीज वेयरहाउस पर हुए हमलों से कुछ भी नहीं सीखा है, और ऐसा लगता है कि जैसे अगस्त के अंत तक आते आते ओजोन को भी रूस ऐसे ही बिखरने देगा। ओरेनबुर्ग का वेयरहाउस यूक्रेन के लिए एक स्पष्ट निशाना था। ये कंपनी का सबसे बड़ा वेयरहाउस है जो 2 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है। अब ये समारा के वेयरहाउस के साथ साथ जल रहा है। हालांकि हमें अभी तक ये नहीं पता कि यूक्रेन ने असल में कितना नुकसान पहुंचाया है। ओजोन के कार्यकारी पहले ही हैरान रह गए होंगे जब ओजोन की परत में 2 छेद हो गए, क्योंकि यूक्रेन ने कंपनी के 5 सबसे बड़े वेयरहाउसों में से 2 पर हमले दर्ज किए। इस बिंदु तक घबराहट छाने लगी होगी। ओजो के प्रमुखों ने देखा कि वाइल्ड बेरीज के साथ क्या हुआ था। वे जानते थे कि यूक्रेन 2 पर रुकने वाला नहीं है। वे सही थे। यूक्रेन ने 24 अगस्त को पूरी ताकत झोंक दी, लगातार तीसरे दिन हमले करके उन ठिकानों पर एक और तिकड़ी को निशाना बनाया। लेकिन उससे पहले 23 अगस्त रूस के लिए दोगुना दर्दनाक था, क्योंकि पुतिन के गृह नगर सेंट पीटर्सबर्ग में कुछ अजीब हुआ। शहर में एक बड़ा लॉजिस्टिक्स हब भी आग की लपटों में घिर गया। ऑस्टिन टेक्निकल ने बाद में रिपोर्ट किया कि यह वेयरहाउस कोल्पिनो लॉजिस्टिक्स पार्क में था और इसका इस्तेमाल रासायनिक उत्पादों को रखने के लिए किया जा रहा था। तो यूक्रेन के ड्रोन के लिए यह एक साफ साफ निशाना था, है ना? लेकिन यहाँ ऐसा लगता नहीं है। अब तक की सभी रिपोर्टों के मुताबिक सेंट पीटर्सबर्ग का वेयरहाउस अपने आप ही फट गया और इसमें यूक्रेन की कोई मदद नहीं थी। बस धड़ाम, और 80,000 वर्ग मीटर की ये सुविधा आग की लपटों में घिर गई। कमाल है, रूस और आपके देश में यूक्रेन की वजह से पहले ही इतनी बड़ी बड़ी आग लग रही है, तो आपको खुद से आग लगाने की क्या जरूरत थी? यूक्रेन को 23 अगस्त को सेंट पीटर्सबर्ग में एक अच्छा सा बोनस मिला और उसके बाद वही 3 ओजोन हमले हुए जिनका हमने जिक्र किया था रात भर। और 24 अगस्त तक यूक्रेन ने अपना स्वतंत्रता दिवस और सोवियत संघ से आजादी के 35 साल इस तरह मनाए कि रूस को फिर से उसी सोवियत दौर में धकेल दिया। एनेम गांव में, जो अधिगया गणराज्य में है, यूक्रेन ने एक ओजोन लॉजिस्टिक्स सेंटर को तबाह कर दिया। एक्साइल प्लस ने इस हमले की रिपोर्ट दी और हब पर लगी आग की एक छोटी सी फोटो साझा की, जिसके बारे में कहा गया है कि वह 91,200 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। ये हब माल को प्राप्त करने, छांटने, संग्रहित करने और फिर अधिगया, क्रास्नोदार क्राय सहित रूस के अन्य क्षेत्रों, दक्षिणी रूस और उत्तरी काकेशस के कई अन्य क्षेत्रों में वितरित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस हमले के साथ साथ नेवेनमोइस्क में स्थित ओजोन हब पर भी एक और हमला हुआ जो स्तावरोपोल क्राय में है। एक्सेलानोवा प्लस के पास इस मामले की पूरी जानकारी है और उन्होंने आग की घटना का वीडियो भी साझा किया है। और इस क्षेत्र के गवर्नर व्लादिमीर व्लादिमीरोव को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि यूक्रेन के ड्रोन ने नेवेनमोइस्क के एक औद्योगिक क्षेत्र को निशाना बनाया था। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि क्या निशाना बना, बल्कि उन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने यूक्रेन द्वारा भेजे गए ज्यादातर ड्रोन को मार गिराया हो। हम पहले ही नोझोम सुविधाओं के आसपास वायु रक्षा की स्थिति देख चुके हैं, इसलिए हमारे पास यह संदेह करने का कारण है कि रूस की वायु रक्षा उतनी प्रभावी नहीं थी जितना दावा किया गया था। यूक्रेन ने ट्यूबा में स्थित नोझोम साइट पर हमले के साथ 3 हमलों की अपनी आखिरी कड़ी पूरी की, जो दागेस्तान गणराज्य में है। अब तक आपको शायद हमारी जरूरत भी नहीं है ये कहानी बताने के लिए। यूक्रेन के ड्रोन ने सीधे लक्ष्य भेदे, आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई है और रूस इनमें से किसी भी बात से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ज़ेलानोवा प्लस की बदौलत सोशल मीडिया पर पहले ही तस्वीरें घूम रही हैं। ये हैरान करने वाली बात है कि यूक्रेन के ड्रोन इतने अच्छे हो गए हैं और रूस की वायु रक्षा इतनी कमजोर है कि इन हमलों की रिपोर्टिंग करना अब लगभग आम बात लगने लगी है। और आगे बढ़ने से पहले एक आखिरी बात, और ऊपर से यूक्रेन के ड्रोन 24 अगस्त को क्रास्नोदार क्राय भी गए थे। क्यों? उनके निशाने पर होम गुड्स रिटेलर कुकिनलैंड की एक सुविधा थी और जाहिर है उन ड्रोन ने सीधे निशाने पर वार किया। वो सुविधा आग की लपटों में है, ओजोन के स्वामित्व वाली सुविधाओं के साथ। लेकिन क्रास्नोदार क्राय के क्षेत्रीय गवर्नर वेनियामिन कुंद्रियात्येव इसे ऐसे नहीं बताते। गवर्नर बस इतना ही कहते हैं कि एक ड्रोन गिरने के बाद वेयरहाउस परिसर में आग लग गई। गिरा वाकई में। हम मानते हैं कि ये आमतौर पर दिए जाने वाले ड्रोन के मलबे के बहाने से बेहतर है, लेकिन गिरा कहना असली घटना को कम करके बताना है। वहाँ कुछ गिरा ही नहीं था, वह लक्ष्य पर हमला करने के लिए किया गया एक सटीक और नियंत्रित अवतरण था। और कुंद्रातिएव यह बात जानते हैं। जितनी भी बेवजह की शब्दों की बाजीगरी कर लो, जो हुआ है उसे छुपाया नहीं जा सकता। क्या हमने अभी अभी यूक्रेन की तरफ से चेतावनी के तौर पर चलाई गई गोली देखी है, जबकि बेरीज पहले ही तबाह हो चुका है?
रूस भर में ओजोन के पूरे नेटवर्क में जगह जगह सेंध लगाई जा रही है। शायद कुक और लैंड को अगली ड्रोन तबाही की लहर के लिए निशाना बना लिया गया है। हम सोचते हैं कि हमें पता चलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिलहाल यूक्रेन रूस के घरेलू लॉजिस्टिक हब्स पर लगातार हमले कर रहा है। ये हमारे शब्द नहीं है, डिफेंस ऑफ यूक्रेन के एक्स अकाउंट ने ऐसा ही कहा है, जिसमें बताया गया है कि 15 वाइल्ड बेरीज सुविधाओं को बंद करने के बाद ओजोन अगला निशाना है। इससे ओजोन के नेतृत्व की चिंता बढ़ जाएगी। यूक्रेन ने अभी सिर्फ 5 या 6 हमले ही किए हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि आप किसकी बात सुनते हैं। आगे और हमले होंगे, लेकिन इससे पहले कि हम यह समझें कि यह क्यों मायने रखता है और इन हमलों का मकसद क्या है, आपको याद दिला दे कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले अभी बटन दबा दें। तो हम वही सवाल पूछेंगे जो ओजोन के नेतृत्व के दिमाग में जरूर गूंज रहा होगा, आखिर ओजोन ही क्यों? इसका जवाब देने के लिए हमें थोड़ा संदर्भ चाहिए जो यूक्रेन के वाइल्ड बेरीज के खिलाफ अभियान से मिलता है। जुलाई के अंत से लेकर अगस्त तक यूक्रेन अपने ड्रोन वाइल्ड बेरीज की रूस भर की सुविधाओं पर भेजता रहा है। हमने अभी कुछ देर पहले 15 हमलों का जिक्र किया था। यूक्रेन ने जिन भी सुविधाओं को निशाना बनाया उन्हें बहुत सोच समझकर चुना गया था। 16 अगस्त तक वाइल्ड बेरीज के 10 सबसे बड़े लॉजिस्टिकल सेंटर्स में से 7 में आग लगा दी गई थी। कंपनी को इसकी कितनी लागत पड़ी, इसे लेकर अनुमान बहुत अलग अलग है। यूएनएन रिपोर्ट करता है कि वाइल्ड बेरीज को नुकसान हुआ। सिर्फ एक हफ्ते में उसकी लगभग 20% वेयरहाउस क्षमता चली गई, जिससे सबसे अच्छे हालात में उसे 1.24 अरब डॉलर का नुकसान हुआ और सबसे बुरे में ये नुकसान 2.45 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ये केवल वेयरहाउस और स्टॉक के सीधे नुकसान को ही कवर करता है। कुल मिलाकर आउटलेट का कहना है कि वाइल्ड बेरीज को फिर से पूरी क्षमता के साथ शुरू होने के लिए 16.36 अरब डॉलर की जरूरत पड़ सकती है। न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन थोड़ा कम आंकड़ा देती है, 12 अरब डॉलर का, और दावा करती है कि कंपनी की 30% वेयरहाउस जगह नष्ट हो चुकी है। सच्चे आंकड़े चाहे जो भी हो, ये साफ है कि वाइल्ड बेरीज को यूक्रेन के हमलों से भारी नुकसान हुआ है और इसे निशाना बनाए जाने का कारण दोहरा है। पहला, वाइल्ड बेरीज पुतिन के यूक्रेन पर हमले में उसकी मदद करता है। हालांकि दिखने में ये एक नागरिक उद्यम है। वाइल्ड बेरीज ड्रोन के पुर्जों से लेकर सैन्य उपकरणों तक सब कुछ स्टॉक करता है या करता था, जिन पर खास तौर पर विशेष सैन्य अभियान में इस्तेमाल के लिए चिन्हित किया गया था। और दूसरा, यूक्रेन रूस की अर्थव्यवस्था को जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाना चाहता है। और यहीं पर हम फिर से ओजोन की बात करते हैं। जहां वाइल्ड बेरीज रूस के ई कॉमर्स क्षेत्र में सबसे आगे है, वहीं ओजोन दूसरे नंबर पर है। लेकिन ये अब भी एक बहु अरब डॉलर का उद्यम है जिसमें हजारों लोग काम करते हैं। इन दोनों कंपनियों को मिलाकर 2026 के अंत तक रूस के ऑनलाइन मार्केट प्लेस का 77% हिस्सा कब्जा करने की उम्मीद थी, जैसा कि इंटेल न्यूज रिपोर्ट करता है। अब उन अनुमानों को शायद बदलने की जरूरत है। उस 77% में से ओजोन के पास 32% मार्केट शेयर होने का अनुमान था, तो यह बिल्कुल भी छोटा व्यवसाय नहीं है। असल में सिर्फ 2026 की पहली तिमाही में ही कंपनी ने लगभग 54 मिलियन डॉलर का शुद्ध लाभ कमाया और 2025 में इसकी कुल आय लगभग 11.1 बिलियन डॉलर बताई गई थी। इस बिंदु पर यह साफ है कि वाइल्ड बेरीज के बाद ओजोन को क्यों निशाना बनाया गया। ये मूल रूप से वही कंपनी है जो थोड़े छोटे स्तर पर काम कर रही है। तो अगर वाइल्ड बेरीज एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लक्ष्य है तो ओजोन भी है। लेकिन अब तक जो हमने साझा किया है उससे कहीं ज्यादा इसमें और भी बातें हैं। हम देख रहे हैं कि यूक्रेन इन दोनों कंपनियों को निशाना बनाकर सिर्फ सैन्य सामान बेचने या रूसी धन कुबेरों को नुकसान पहुंचाने का बदला नहीं ले रहा है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा कर रहा है। ओजोन पर हमले रूस के प्रमुख ऑनलाइन मार्केट प्लेस को निशाना बनाकर उसकी आंतरिक लॉजिस्टिक्स को तोड़ने के अभियान की एक कड़ी है। यही मतलब है जब हम कहते हैं कि यूक्रेन रूस को फिर से सोवियत युग में वापस भेज रहा है। आधुनिक तरक्की यूक्रेनी ड्रोन हमलों में जल रही है, जिससे रूस को डिलीवरी के लिए जर्जर सरकारी ढांचे पर निर्भर होना पड़ रहा है। ये कंपनियां रूसी उपभोक्तावाद का हिस्सा बन गई है, जैसा कि अल जजीरा रिपोर्ट करता है। उसने येकातेरिनबर्ग में एक महिला अलेक्जेंड्रा से बात की, जिन्होंने कहा, मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जो वाकई इसके आदी हैं। वे अपनी कार्ट में चीजें जोड़ते हैं, छूट का इंतजार करते हैं, क्या खरीदना है इस पर सोचते हैं, फिर वाइल्ड बेरीज के बारे में चर्चा करते हुए दोबारा खरीदने का फैसला करते हैं। ओजोन के भी ऐसे ही ग्राहक होंगे, लाखों की संख्या में पूरे रूस में, जो ओजोन पर उन सामानों को खरीदने के लिए निर्भर करते हैं जिन्हें वे कहीं और से नहीं पा सकते। अलेक्जेंड्रा खुद इस बात की ओर इशारा करती है, ये बताते हुए कि ये प्लेटफॉर्म खास तौर पर रूस के ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये सामानों की डिलीवरी की सुविधा देते हैं, जिससे शहर तक लंबी यात्रा करने की जरूरत कम हो जाती है। ये हमले वास्तव में रूस के अग्रिम मोर्चे के अभियान को प्रभावित करने के बारे में नहीं है। ये इस पर आधारित है कि यूक्रेन रूस की अर्थव्यवस्था को कैसे देखता है। ओजोन और वाइल्ड बेरीज रूसी उपभोक्ता अर्थव्यवस्था के मुख्य हिस्से है। इन्हें हटाने से सिर्फ हजारों नौकरियां ही खतरे में नहीं पड़ती, ये पुतिन पर भी दबाव बनाता है, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन ये सवाल उठाने के लिए मजबूर करते हैं कि रूस अपने गोदामों की सुरक्षा क्यों नहीं कर सकता, और यूक्रेन के ड्रोन आखिरकार उन गोदामों तक पहुंच भी कैसे पा रहे हैं। या जैसा कि भू राजनीतिक परामर्श फर्म रासमुसन ग्लोबल के सीईओ
फैब्रिस पोटिये ने DW से बात करते हुए कहा, मुझे लगता है कि यूक्रेन एक चोक पॉइंट को निशाना बना रहा है, जबकि वाइल्ड बेरीज एक तरह से रूसी समाज और रूसी अर्थव्यवस्था का चोक पॉइंट है। यही तर्क ओजोन पर भी लागू होता है। यूक्रेन उस चोक पॉइंट को पकड़कर रूस को गंभीर आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। नौकरी छूटने का मुद्दा भी है। जैक ब्रॉ के अनुसार केवल वाइल्ड बेरी पर हमलों के कारण 1,18,000 रूसी अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। संभवतः हम समारा में ओजोन फैसिलिटी पर यूक्रेन के हमलों के कारण 6,000 और नौकरियां छूटने को जोड़ सकते हैं। साथ ही समारा हमले के बाद यूक्रेन द्वारा निशाना बनाए गए 4 अन्य फैसिलिटी से जुड़ी अनगिनत और नौकरियां भी इसमें शामिल हैं। ये हजारों रूसी हैं जिन्होंने अपनी आमदनी खो दी है, जिसका मतलब है कि वे रूसी अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं कर सकते। इससे पुतिन को नुकसान होगा, क्योंकि वह अपनी युद्ध मशीन को चलाने के लिए हर रूबल बचाने और जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रूस के राष्ट्रपति के लिए इससे कहीं ज्यादा चिंता की बात यह है कि यूक्रेन के हमलों के सफल होने से लेकर ऑनलाइन सामान खरीदने की सुविधा खोने और नौकरियों के नुकसान तक, ये सारी बातें रूसी जनता में गुस्सा पैदा करती हैं। वे पुतिन के यूक्रेन में बिना मतलब के युद्ध के 4.5 साल झेल चुके हैं और अब वे देख रहे हैं कि यह युद्ध उनके दरवाजे तक ऐसे तरीकों से पहुंच रहा है जो उन्हें सीधे तौर पर प्रभावित करता है। ऐसे हमलों के कारण सैकड़ों हजारों विक्रेता हैं जिन्होंने अपना माल खो दिया है। साथ ही हजारों खरीदार हैं जिनके ऑर्डर रद्द हो गए हैं और कम से कम वाइल्ड बेरीज के मामले में शायद उन्हें रिफंड भी नहीं मिलेगा। ABC न्यूज ये भी बताता है कि इस तरह के व्यवसाय अपने विस्तार के लिए बैंकों से भारी कर्ज लेते हैं। इससे बैंकों के लिए समस्याएं पैदा होती हैं, क्योंकि जिन कंपनियों के ठिकाने इस समय जल रहे हैं वे शायद अभी अपने कर्ज चुकाने को प्राथमिकता नहीं दे रही हैं। माइकोला पोडोल्याक, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के सलाहकार हैं, वे इस बात की ओर इशारा करते हैं, ये बताते हुए कि यूक्रेन जो करना चाहता है वो इन हमलों के जरिए एक डोमिनो प्रभाव पैदा करना है, जिससे प्रमुख वित्तीय संस्थाएं प्रभावित हों और आम जनता में असंतोष फैले। आखिरकार एक संदेश भी है जो यूक्रेन 2026 भर रूस को देता रहा है। रूस में कुछ भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वह कहीं भी हो। यूक्रेन ने कई साल लगाए हैं ऐसे ड्रोन बनाने और उन्हें बेहतर करने में, जो लंबी दूरी तय कर सकते हैं और इतनी मारक क्षमता रखते हैं कि गंभीर नुकसान पहुंचा सके, वो भी रूसी वायु रक्षा प्रणाली को चकमा देते हुए। हम देख रहे हैं कि अब वो सारी मेहनत रंग ला रही है और रूस भी ये जानता है। मार्च में रूस के पूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने भी माना था कि यूक्रेन की ड्रोन तकनीक एक बड़ी समस्या है, कहते हुए हथियार प्रणालियों के विकास की गति, मुख्य रूप से बिना चालक ड्रोन प्रणालियों का और उन्हें तैनात करने के तरीकों की जटिलता ऐसी है कि रूस का कोई भी क्षेत्र खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। फिर से यह पुतिन पर और अधिक दबाव डाल रहा है। रूस के महान रक्षक पुतिन यूक्रेन के ड्रोन को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए कुछ भी करने में असमर्थ नजर आ रहे हैं और अब ये ड्रोन सिर्फ जंगली बेर नहीं चुन रहे, बल्कि ओजोन परत में छेद कर रहे हैं। रूस का पूरा ई-कॉमर्स सेक्टर अब खतरे में है, साथ ही वे लॉजिस्टिकल नेटवर्क भी जो इसे संभालते हैं और उन लोगों की आजीविका भी जो इस पर निर्भर है। यही है ओजोन पर इन नए हमलों की असली चालाकी। यूक्रेन ने पहले ही कमजोर कड़ी को पहचान लिया है, अब वो अपना दायरा बढ़ा रहा है ताकि वे लोग भी निशाने पर आ जाएं जो वाइल्ड बेरीज की जगह लेने की कोशिश कर सकते थे। ओजोन अगला नंबर है। संभव है कि इसके बाद और भी कई कंपनियां निशाने पर आएंगी और हर सफल हमले के साथ पुतिन को अपने ही लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस युद्ध को रूस को आसानी से जीतना था वही अब उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ओजोन के लिए 3 दिनों में 5 हब बंद होना शायद सिर्फ शुरुआत है। हमने देखा कि यूक्रेन ने वाइल्ड बेरीज के साथ क्या किया। हमारा मानना है कि आने वाले दिनों में ओजोन पर और भी यूक्रेनी हमले होंगे। जो हम यहाँ देख रहे हैं वो शायद अब तक के युद्ध में यूक्रेन की सबसे समझदारी भरी चाल है और आप जान सकते हैं कि ऐसा क्यों है अगर आप हमारा वीडियो देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करने पर विचार करें और नीचे अपनी राय हमें बताएं। आप चैनल के सदस्य भी बन सकते हैं ताकि आपको वह एक्सक्लूसिव कंटेंट मिल सके जो हम सार्वजनिक रूप से नहीं डालते। और देखने के लिए धन्यवाद।